नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोल दिया था कि आपके यहाँ पर डे पेट से रिलेटेड एक आधा लेक्चर दिया जाएगा। तो उसी कड़ी में आज हम आपके लिए पेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला लेक्चर लेके आए हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में हम एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर लेके आए हैं। तो हम पहले कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एग्जाम के ये हम देखेंगे क्या क्या वो पूछना चाहता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम पहले इतिहास के बारे में समझेंगे, इतिहास क्या है। क्योंकि देखिए, आपके यहाँ जो सिलेबस है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हर्षवर्धन, इस टाइप से कुछ उन्होंने पॉइंट दे रखे हैं कि यहाँ से हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम डायरेक्ट अगर सिंधु सभ्यता पहुंचेंगे तो वो बात समझ में आएगी नहीं आपकी। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले उसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इतिहास, इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। उसका अर्थ क्या होता है? तो इस इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अतीत में हुई घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, अतीत में हुई घटनाओं का वर्तमान में जो अध्ययन करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। क्लियर? ये बात समझ में? दूसरे ये कुछ पॉइंट्स हैं कि धातुओं के आधार पर इतिहास का विभाजन किसने किया है। तो आपको पता होना चाहिए, क्रिश्चियन थॉमसन महोदय ने धातुओं के आधार पर इतिहास का विभाजन किया। अर्थात इतिहास का विभाजन धातुओं के आधार पर, मतलब पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और क्या बोलते हैं उसको, नवपाषाण काल, वो किसने किया है? क्रिश्चियन थॉमसन ने। वहीं पर लिखावट के आधार पर बात की जाए, इतिहास का विभाजन जॉन ब्रूस ने किया है। लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस ने किया। लिखावट के आधार पर कैसे? कि जैसे अभी आगे जैसे हम आपको पढ़ाएंगे प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल प्लस ऐतिहासिक काल। तो उनमें से जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल होगा, उस आद्य ऐतिहासिक काल में किसी प्रकार कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, वहीं पर प्राक ऐतिहासिक काल। लेकिन वहीं पर आप जब आद्य ऐतिहासिक काल की ओर बढ़ेंगे तो आद्य ऐतिहासिक काल में आपको लिखित साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन हम उसको पढ़ने में अभी सक्षम नहीं है। वो कौन सी लिखावट है समझने में आ रहे हैं, उसमें कुछ चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर ऐतिहासिक काल में लिखित भी है और पठित भी है। अर्थात ऐतिहासिक काल लिखित और पठित दोनों, यानी जो लिखा गया है वो हम पढ़ सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित है बट पठित नहीं है। वहीं पर प्राक ऐतिहासिक काल में किसी प्रकार कोई लिखित साक्ष्य की जानकारी नहीं होती है। लेकिन इन तीनों कालों में आप देखेंगे तो तीनों में एक चीज कॉमन होगी, वह होगी पुरातात्विक सर्वेक्षण। वहीं पर लिखावट के आधार पर इतिहास विभाजन जॉन ब्रूस ने। एक मानव संग्रहालय हेडक्वार्टर भारत में मुख्यालय कहाँ है? तो है अपने भोपाल में। भोपाल कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्लियर? वहीं पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंग्लिश में बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1861 में हुई थी। बहुत पूछता है। और प्लस इस समय गवर्नर ये वायसराय कौन था? तो 1861 के समय कैनिंग हमारे यहाँ ब्रिटिश भारत का वायसराय था। ठीक, वहीं पर एक पॉइंट और बनता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन है 1901 में किया गया था। इस समय वायसराय कर्जन था, तो कर्जन के कार्यकाल में इसका गठन किया गया था। और कर्जन ने इसका पहला महानिदेशक बनाया था जॉन मार्शल को। तो जॉन मार्शल के महानिदेशक के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। क्लियर? और 1901 में ही इस पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किया गया। प्लस प्राग इतिहास का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहाँ है? वो नागपुर है। नागपुर आपका कहाँ पड़ता है भैया? महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट, पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण संबंधी नियम, पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण संबंधी नियम कर्जन ने बनाए थे। कर्जन के कार्यकाल में ये बने थे। क्लियर? और भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ 1863 से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1863 से। क्या? पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान, अर्थात पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब से शुरू हुई? वो हुई है प्रारंभ कहाँ से, अनुसंधान कहाँ शुरू हुआ? 1863। वहीं पर मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो मध्य पाषाण काल क्या की शुरुआत हो जाती है? लमसम ये होता है 1867 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वैसे ये पॉइंट तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है इनके एक आप हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे मैं आपको कंटिन्यू रखता हूँ और आपको मैं आगे समझाने जा रहा हूँ इतिहास कितने प्रकार का होता है। तो उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब इसको मैं पहले रफ कर दूं। अब जैसे इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया गया है पढ़ने की सहूलियत से, ठीक है। तो ये एंशियंट हिस्ट्री है। इतिहास को हम आज एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अर्थात प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम उसको 3 कालखंडों में बांट कर पढ़ेंगे, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और प्रापाषाण काल। लेकिन इतिहास के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, नेक्स्ट आद्य ऐतिहासिक काल और थर्ड है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। इतिहास को सामान्य परिचय के हिसाब से अगर देखा जाए, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल, कहीं कहीं प्राक ऐतिहासिक काल मिलेगा और कहीं कहीं प्राग ऐतिहासिक काल मिलेगा। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना प्राक और प्राग में। क्लियर? आगे इसी प्राग ऐतिहासिक काल को बोला जाता है आपका पाषाण काल। क्या बोला जाता है? पाषाण कालीन सभ्यता। इसको बोलते हैं पाषाण कालीन सभ्यता, ठीक। इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, इसको बोल देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी बहुत क्वेश्चन पूछता है। सभ्यता यहाँ से पॉइंट बन सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता मुझे पढ़ना है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मेरी कोशिश ये है कि लेक्चर छोटा लेकिन कंटेंट बहुत भरपूर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको देखने में मजा आए और प्लस आपको ऊब भी ना लगे। इस चीज का तो मुझे ध्यान रखना। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को बोलते हैं आपका वैदिक काल, ठीक है। क्या बोल देते हैं? वैदिक काल। इसको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, क्लियर? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात वैदिक काल से हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आगे। लेकिन अब देखिए, इसको प्रासार काल सभ्यता को बोलते हैं, इसको सिद्धुगांधी सभ्यता को बोलते हैं। मैंने बताया था ना, वो काल जिसमें किसी भी एक प्रकार का, पहले एक चीज इन तीनों में कॉमन है, वो है पुरातत्व सर्वेक्षण। पुरातत्व क्या है? सर्वेक्षण। ये इन तीनों में कॉमन चीज है। क्लियर? पुरातात्विक साक्ष्य सर्वेक्षण जो भी है, ये इन तीनों में कॉमन है। क्योंकि जब खोज खनन हुआ, उत्खनन से इन तीनों कालखंडों का विभाजन किया गया। यहाँ से उत्खनन से जानकारी मिली, तो तीनों की खोज की पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पर ही इन तीनों की जानकारी मिली। लेकिन इनके यहाँ कुछ लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला। क्या लिखित साक्ष्य कुछ मिला ही नहीं प्रागैतिहासिक काल में। लेकिन वहीं पर आद्य ऐतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य है। क्या है? लिखित साक्ष्य है। इनके यहाँ लिखित साक्ष्य भैया नहीं है, इनके यहाँ है। और इनके यहाँ भी लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है। लेकिन जब इनके लिखित साक्ष्य नहीं है तो छोड़ो, इनके जो लिखित साक्ष्य है वो पठित नहीं है, अर्थात उसको अभी तक हम पढ़ ही नहीं पाए। इनके यहाँ जो लिखित साक्ष्य है वो पठित है, लिखित भी है और पठित भी है। मतलब इनके यहाँ जो भी कुछ लिखी पढ़ी चीजें मिली, शिलालेख, अभिलेख, वेद, वो सब हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो भी अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख जो भी कुछ मिले हैं, भित्तिलेख, उनके बारे में हम पढ़ नहीं पाए अभी तक, ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार कोई लिखावट मिली ही नहीं। तो तीनों में एक चीज कॉमन है, पुरातत्व सर्वेक्षण के आधार पर इनकी जानकारी होती है। क्लियर? आगे दूसरी चीज, अब हम इसको रफ करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक। इन सभी को हम रफ कर देंगे। तो इस पाषाण कालीन सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा जाता है। इसको पाषाण कालीन सभ्यता क्यों कहते हैं ये भी जान लो, क्योंकि यहाँ पर मानव ने सबसे पहले जो भी औजारों का इस्तेमाल किया है वो सारे औजार कैसे हैं? पाषाण कालीन, अर्थात पाषाण में से होता पत्थर, वो सारे के सारे औजार पत्थर के हैं, इसलिए इसको पाषाण कालीन सभ्यता बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? पाषाण कालीन सभ्यता, ठीक है। चलिए देखते हैं।
तो पाषाणकालीन सभ्यता को हम 3 कालखंडों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसको बोल देते हैं भैया नवपाषाण काल। क्या बोल देते हैं? नवपाषाण काल। तो पाषाण काल को कितने कालखंडों में बांटा गया? 3, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक निम्न पूरा पाषाण काल, या उसी को बोलते हैं पूर्व पूरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक, और ये होता है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इंग्लिश से पूरा पाषाण काल को बोलते हैं पैलियोलिथिक, इसको बोलते हैं मेसोलिथिक, इसको बोलते हैं नियोलिथिक। ठीक, इसको बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक, इसको बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक, इसको बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक। क्लियर? आइए बात समझ में, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश वर्जन भी पूछ लेता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर बता रहा हूँ, लिखते रहिए। पूरा पाषाण काल में पैलियोलिथिक, और मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, इसको पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, इसको बोलते हैं नियोलिथिक, नियोलिथिक। क्लियर? इतनी बात समझे? ऐसे इनको बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक, ठीक, इसको बोलते हैं मध्य पैलियोलिथिक, इसको बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक। क्लियर? आया समझ? आगे अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो मानव था ना, पहले मानव बारे में हम कुछ जान लेते हैं। एक्चुअली में जब मानव की खोज हुई, मानव को जहां से मानव जब बंदर में मानव रूपी जब बंदर में जब मानव रूपी लक्षण पाया गया, उसको बोला गया होमोनिड। क्या बोला गया? होमोनिड। होमोनिड अर्थात इसका अर्थ होता है आदिम मानव, आदि मानव। ठीक, होमोनिड का अर्थ होता है, होमोनिड होता है, होमोनिड का अर्थ होता है आदि मानव, आदि मानव। ठीक है, इसके बाद एक आता है हैबिलस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हैबिलस, के बाद आता है इरेक्टस, इरेक्टस के बाद आता है होमोसेपियंस। ठीक, आगे तो हम जो इस समय हैं, हम होमोसेपियंस हैं। ठीक, तो होमोनिड वो उसको उस समय उस अंतराल को बोलते हैं जहां से बंदर में मानव के सादृश लक्षण पाए गए हैं। इसलिए मानव के सबसे पहले जो जानकारी है, मानव जाति का जो पालना कहा जाता है, वो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। इसलिए मानव के सबसे पहले जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो अफ्रीका महाद्वीप से मिले। दूसरी चीज, वह मानव जो जंगल से निकलकर मैदानी भाग में आया, वो है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। क्लियर? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस वो मानव रहा जो सबसे पहले जंगल से निकलकर बाहर मैदान में आया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस बाद होमोसेपियंस आ गया। ठीक है, और सबसे पहले वो मानव जिसने सावधान प्रक्रिया शुरू की तो था निएंडरथल मानव। निएंडरथल एक घाटी है, वो आपको पड़ेगी फ्रांस के पश्चिम साइड में पड़ेगी निएंडरथल घाटी। वहां से वो शौक की प्राप्ति हुई है, सावधान की, इसलिए उनको बोल देते हैं निएंडरथल मानव। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? आपके ये जो रामापिथेकस वगैरह जो है जीव जंतु है, इनके जो साक्ष्य हैं, ये आपके जियोग्राफी में आपको पढ़ाओगे या पढ़ चुके हैं, तो शिवालिक की घाटियों से उनके साक्ष्य मिले हैं।
क्लियर, आगे चलते हैं। अब जैसे मानव क्या था पाषाण काल में, पाषाण काल में मानव शिकार पे आश्रित था, शिकार पे आश्रित था और फल फ्रूट पर आश्रित था, मतलब अनाज उनाज किसी प्रकार से कोई संबंधी नहीं थे, कोई ताल्लुकात नहीं थे। तो जब शिकार करना था तो उसको औजार चाहिए, तो उसने जो औजार बनाए वो थे पत्थर के औजार, और पत्थर को इतिहास में पाषाण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पाषाण पत्थर का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इस हिसाब से पाषाण काल इसको बोला गया, क्योंकि यहाँ पर मानव के जो उपयोगी औजार रहे वो है पत्थर, ठीक है। फिर पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में डिवाइड किया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पाषाण काल की सभ्यता को 3 भागों में डिवाइड किया गया। जब मानव में अलग अलग हलचलें, अलग अलग गतिविधियां देखी गई, उस आधार से इस कालखंडों को डिवाइड कर दिया गया। जैसे यहाँ पर पुरा पाषाण काल बोला गया क्योंकि यहाँ पर जो मानव था उसके औजार की साइज बड़ी थी, बड़े औजार थे, तो दौड़कर शिकार करते थे, औजार को फेंक कर शिकार नहीं करते थे। यहाँ पर मध्य पाषाण काल की आप बात करोगे, यहाँ पर इसको मेसोलिथिक बोलते हैं, और यहाँ पर जो औजार पाएंगे उनको माइक्रोलिथ बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर औजारों की जो साइज था वो छोटा हो गया, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वो कालखंड जहाँ से मनुष्य या मानव ने औजार फेंकना शुरू किया, औजार फेंक कर शिकार करना शुरू किया, या प्रक्षेपास्त्र अस्त्र का इस्तेमाल किया, तो वो है मध्य पाषाण काल। क्योंकि आप देखिए छोटे हो जाएंगे, आप फेंक कर इस्तेमाल कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, यहाँ पर फेंक कर शिकार नहीं किया जा सकता था। नवपाषाण काल वो काल है जहाँ से मानव ने अनाज और पशुपालन यहाँ से शुरुआत की है, ठीक है। आगे समझ, दूसरी चीज फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मानव ने किस काल में आग की खोज की थी, या आग की खोज किस काल में हुई? आग की खोज भी पूरा पाषाण काल में हुई थी, लेकिन आग का इस्तेमाल नवपाषाण काल में शुरू हुआ है, ठीक है। खोज पूरा पाषाण काल में, इस्तेमाल नवपाषाण काल में, ये बात समझ में आई। दूसरी चीज, पहिए का आविष्कार कब हुआ? भैया नवपाषाण काल में ही पहिए की खोज हो गया, और वहीं से उसने क्या शुरू किया, वहीं से उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया पहिए का। एक चक्का बनाया, उसको देखा अच्छा ये तो घूम रहा है, इसको नचाओ तो नाच रहा भैया, फिर उसने कहा एक चक्का हम और बना लेते हैं, उसने एक चक्का और बनाया गोल गोल, और दोनों को एक लकड़ी के माध्यम से जोड़ दिया। उसने देखा हमने लकड़ी से जोड़ दिया और हम बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने सामान जो शिकार किए हैं उस शिकार को भी हम उसमें आराम से ले जा सकते हैं। इसलिए वहीं से पहिए का आविष्कार और पहिए का उपयोग भी शुरू हो गया। ये बात समझ में आई। यहीं पर पशुपालन भी शुरू हुआ, ठीक है। क्या हुआ? पशुपालन। यहाँ पर तो मानो घुमक्कड़ी था, मध्य पाषाण काल में ही भी घुमक्कड़ी था, लेकिन यहाँ पर नवपाषाण काल से ही इसने पशुपालन और क्या बोलते हैं उसको, कृषि नवपाषाण काल से शुरू हुई। अब देखो वो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब जैसे मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया कि आग की खोज पुरापाषाण काल में हो गई थी, लेकिन उसका इस्तेमाल नवपाषाण काल में हुआ, इतनी जानकारी हुई। आगे यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि पुरापाषाण काल के किस काल में आग की खोज हुई, क्योंकि पुरापाषाण काल के भी 3 कालखंड मैंने आपको दिखाए हैं, दर्शाने की कोशिश की है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। आगे तो ये जो आग की खोज हुई ना, ये निम्न पुरापाषाण काल में ही हो गई थी। किसमें हुई? पाषाण काल में आग की खोज हुई, लेकिन पाषाण काल के किस पाषाण काल में? तो निम्न पुरापाषाण काल में। ये इसी को हम बोल देते हैं पूर्व पुरापाषाण काल, भी इसी को बोलते हैं। तो चाहे पूर्व पुरापाषाण काल कहे चाहे निम्न पुरापाषाण काल कहे, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं पर आप जान लीजिए संस्कृतियां इनकी क्या है। तो निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल की जो संस्कृति है, ये है इनकी संस्कृति अबेबोली और एसोली। अबेबोली यहाँ लिख रहा हूँ भैया, अबेबोली, और एक है आपको बता दो एशुलियन। ये इनकी संस्कृतियां हैं। मध्य पुरापाषाण काल की है मोसितारी, और उच्च पुरापाषाण काल की संस्कृति है भैया इनकी मगदाग्लिनी। यहीं पर लिख रहा हूं भैया, मगदाग्लिनी। बात समझ में आई। ये है पाषाण काल,
प्रागैतिहासिक काल, ये प्रागैतिहासिक काल में हमने पाषाण काल पढ़ा। पाषाण काल का अर्थ क्या है, रिवीजन करा रहा हूँ। पाषाण काल अर्थात वो काल जिसमें पत्थरों का सर्वाधिक या केवल और केवल पत्थरों का ही इस्तेमाल किया गया औजार के रूप में। लेकिन हमने पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में मानव की गतिविधियां उनके रहन सहन के आधार पर 3 कालखंडों में इसका विभाजन किया। पुरा पाषाण काल अर्थात पैलोलिथिक, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक और नवपाषाण काल नियोलिथिक। इतना समझ में आया। आगे आज की खोज पुरा पाषाण काल में, लेकिन पुरा पाषाण काल के किस कालखंड में, तो पुरा पाषाण काल के निम्न पुरा पाषाण काल में इसकी खोज हुई। बात समझ में आगे। लेकिन आग का इस्तेमाल नवपाषाण काल में। दूसरा, किस कालखंड में मानव ने छोटे औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो मध्य पाषाण काल में छोटे यानी माइक्रोलिथ इस्तेमाल हो गए। छोटे औजारों को इंग्लिश में माइक्रोलिथ बोला गया है। क्लियर ना। नवपाषाण काल में पशुपालन और खेती यहीं से शुरू हुई। अब खेती से क्वेश्चन बनता है जैसे कि खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य काल में, ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएटिंग पॉइंट है। तो मैं अगर आपके समझ में आ रहा तो प्लीज रिवीजन तो मैंने कहा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लस अपने मेरे साथ ही नोट्स बनाते रहिए। जो भी मैं बोल रहा हूँ पॉज कर करके आप बनाते रहिए। इससे क्या होगी, आपको पढ़ने में काफी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि मैं कुछ ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करूंगा। मैं वैसे ट्रिक्स बहुत कम पढ़ाता हूँ, लेकिन बिना ट्रिक्स के हिस्ट्री वगैरह अब याद करना पड़ेगा भैया। तो जो चीज याद करनी वहां पर तो ट्रिक्स वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अब जैसे मैंने आपको बताया शिकार विकार, हाँ भैया शिकार बहुत जरूरी था, नहीं पेट कैसे भरेंगे, और जब पेट नहीं भरेगा तो भैया दौड़ेंगे भागेंगे कैसे, है ना। तो इसलिए ये सारी कहानी चल रही है। चलिए आगे देखते हैं कि सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, हेडिंग कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। चलिए देखते हैं। एक ट्रिक यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ। देव का गढ़, देव का गढ़ डेहवा, देव का गढ़ डेहवा पर। देव यानी लहुरा देव, लहुरा देव, गढ़ यानी मेहरगढ़, मेहरगढ़। क्लियर। डेहवा यानी कोल डेहवा, कोल डेहवा। क्या माना। लहुरा देव कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में है। कबीर, संत कबीर नगर में है भैया, संत कबीर नगर। अब आप कहोगे ये क्यों बता रहे हो, ये भी पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ेगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ेगा। क्लियर। ये कोल्डिहवा कहाँ, कोल्डिहवा आपका इलाहाबाद के समीप पड़ेगा, अर्थात वर्तमान में हम बोले तो प्रयागराज। क्लियर, इतनी समझ में। अब देखिए इनके प्राचीनतम साक्ष्य यही क्रम है। इस लहुरा देव से 800 BC अर्थात बिफोर के ईसा पूर्व, और मेहरगढ़ से 700 BC यानी ईसा पूर्व, और यहाँ से 600 BC यानी 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व के साक्ष्य, खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। लहुरा देव से चावल के, कोल्डिहवा सर मेहरगढ़ से गेहूं के, यहाँ से भी चावल के। चावल या कभी कभी यहाँ से एक्चुअली भूसी प्राप्त हुई है, भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो आप आंसर देंगे लहुरा देव। इन तीनों, अगर ऑप्शन में तीनों है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी लहुरा देव। लहुरा देव नहीं तो फिर मेहरगढ़, मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों नहीं है तो आप कोल्डिहवा पे टिक करेंगे। अगला, निम्न भारत सबसे प्राचीनतम गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़, सबसे प्राचीनतम गेहूं के साक्ष्य भैया मेहरगढ़। क्लियर। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ेगा। लहुरा देव कहाँ है, लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में पड़ेगा। ठीक है। यहाँ से चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। जब तक लहुरा देव की जानकारी नहीं हुई थी 2009-10 तक, तब तक मेहरगढ़ ही सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता था कृषि के हिसाब, कृषि का। ठीक है। लेकिन जब से लहुरा देव आ गया तब से मेहरगढ़ सेकंड प्रायोरिटी पे चला गया। फिर कोल्डिहवा, जब तीनों इन दोनों में से कोई ऑप्शन में ना हो तो कोल्डिहवा मिलेगा, वो आपको टिक करना। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर 95% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि तीनों में हम किसको टिक करेंगे। अगर आ गया तो तीनों में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी लहुरा देव, सेकंड प्रायोरिटी
मेहरगढ़ एंड थर्ड प्रायोरिटी कोल्डिवा। इतनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। ठीक, आगे समझे, चलिए आगे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, नहीं आई है और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर और भी बताऊंगा। समझ गए? आगे अब यहीं पर से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्राचीन एक साथ चार चार समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं, एक साथ तीन तीन समाधान कहाँ से प्राप्त हुए, एक साथ दो दो समाधान कहाँ प्राप्त हुए, एक साथ मालिक और उसके कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बता देते हैं यहीं पर। ठीक है, यहीं पर बता देता हूँ ताकि आपके पल्ले पड़ जाए, अच्छी बात रहेगी भैया। एक ट्रिक है एसडीएम। एसडीएम यानी सराय नाहरगढ़, सराय नाहरगढ़, डीएम दमदमा, एम महदहा। सराय नाहरगढ़ से एक साथ चार समाधान के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा से एक साथ तीन समाधानों के साक्ष्य मिले, महदहा से दो समाधानों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये लेकिन ये जो स्थल हैं ये मध्य पाषाण काल के हैं, मध्य पाषाण काल के स्थल है भैया। ये कहाँ के हैं? मध्य पाषाण काल के। ठीक है, चलिए एक चीज और जाने, मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं? संक्रमण काल भी बोलते हैं। संक्रमण काल क्या होता है? संक्रमण काल वह समय होता है जब एक सभ्यता का पतन हो रहा हो, दूसरी सभ्यता का प्रारंभ या शुरुआत हो रही हो, तो उस दोनों के बीच के अंतराल को संक्रमण काल कहते हैं। अर्थात वहां पर ना तो एक सभ्यता पूरी तरह समाप्त होती है, न ही दूसरी सभ्यता, नई सभ्यता पूरी तरह शुरू हो चुकी होती है। इसलिए इन दोनों, जहाँ से एक का समापन एक का शुरुआत होता है, उस काल को संक्रमण काल बोलते हैं। क्लियर? आगे समझे। इस प्रकार मध्य पाषाण काल एक प्रकार से मध्य संक्रमण काल बोला जाता है। क्लियर? आगे सराय नाहरगढ़, दमदमा और महदहा। महदहा से एक चीज और पता लीजिए कि मध्य पाषाण काल के पूरे एक तो स्थल आपको पता चल गया, और ये तीनों है कहाँ? ये तीनों ही भैया उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में, यूपी के प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ जिला यूपी का है। ठीक है, दूसरी चीज सराय नाहरगढ़, दमदमा और महदहा। अब यहाँ पर एक चीज जान लीजिए, और ये तो समाधान हो गए। महदहा से अगर मह लें तो यहाँ जाए महतारी, और महतारी क्या है? आभूषण पहनती हैं, हमारी माताएं आभूषण पहनती हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछता है मध्य पाषाण काल का वह स्थल जहाँ से आभूषण युक्त समाधानों की प्राप्ति हुई है। तो आभूषण युक्त समाधानों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? महदहा से हुई है। कहाँ से है? महदहा से। क्लियर? आगे यहीं पर आप जान लें एक चीज और, क्या बोलते हैं इसको? दमदमा। दमदमा अर्थात दम, जिसमें दम होगी। दम किसमें हो? हाथी में। तो हाथी का लटकता हुआ या हाथी का लटकन वाला दांत, हाथी के लटकन वाला दांत कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भैया दमदमा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? दमदमा से प्राप्त हुआ है। आगे समझिए, ये है मध्य पाषाण काल के स्थल, और इन मध्य पाषाण काल के तीनों स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हैं, और प्लस मध्य पाषाण काल के हैं। और यहाँ से महदहा वो स्थल है जहाँ से एक साथ दो शवों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं एक साथ, प्लस यहाँ पर जो समाधान मिले हैं वहाँ पर आभूषण युक्त मिले हैं। प्लस दमदमा वो स्थल है मध्य पाषाण काल जहाँ से हाथी के लटकन तक के दांत मिले हैं। क्लियर? और ये सराय नाहरगढ़ है। क्लियर? आगे इतनी बात समझ में आई आपकी? चलिए आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स और बता देते हैं आपको, ताकि आपका दिमाग काम करता रहे। अगर आपसे पूछ ले कि मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, तो आप जानते रहिए मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। इसको कहा जाता है अफ्रीका। लेकिन मानव जाति की सभ्यता किसे कहा जाता है? मानव जाति की सभ्यता कहा जाता है एशिया को। ठीक, अर्थात मानव जाति सभ्य कहाँ से है, उसकी सभ्यता कहाँ से मिलती है? तो एशिया से। प्लस सभ्यता का पालना एशिया को बोलते हैं, और मानव जात का पालना अफ्रीका को बोलते हैं। ठीक है,
आगे समझ में? आगे पाषाण काल को सबसे लंबा काल कहा गया है, सबसे लंबा काल कहा गया। क्लियर? यहीं पर आप जब ये पढ़ रहे हैं, अब आप इसके बाद जैसे प्राक ऐतिहासिक काल के बाद हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात उसी को हम बोल देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्ययुगीन सभ्यता बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कांस्य के साक्ष्य प्राप्त हुए। कांस्य एक धातु होती है, मिश्रित धातु होती है, तो उसके साक्ष्य वहीं से प्राप्त हुए, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्ययुगीन सभ्यता बोल देते हैं। और कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। क्लियर? दूसरा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को ही हम बोल देते हैं वैदिक काल। वैदिक काल की शुरुआत या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, क्योंकि ये जो ऋग्वेद वैदिक काल है ना, इसलिए यहाँ पर जो वेद हैं, इन वेदों के भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये वेद का जो ज्ञान है वो श्रेयी के माध्यम से, सुनाई कहानियों के माध्यम से पहुंचाया गया, इसलिए इसको श्रेयी वेद भी कहते हैं। वेदों को श्रेयी भी बोलते हैं। वेदों को क्या बोलते हैं? श्रेयी भी बोलते हैं। ठीक है? मोटी मोटी चीजें जानते रहिए आप लोग। ठीक है? आगे पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया था, लेकिन सुचारू रूप से एक लयबद्ध तरीके से नहीं शुरू हुआ था। तो अगर आज से पूछे पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से या पशुपालन किस सभ्यता शुरू हुआ, किस काल से, तो मध्य पाषाण काल। लेकिन पशुपालन के पशु और कृषि पालन एक साथ कहाँ से शुरू हुआ, तो वो शुरू होता है आपका नवपाषाण काल से। क्लियर? ये आपका महादहा से एक पॉइंट और छूट रहा है। महादहा से आपका बूचड़ खाना मिला है, बूचड़ खाना मिला है, क्योंकि जो हमारी माताएं हैं ये जो आभूषण पहनेंगी, किसके पहनेंगी? अस्थियों के पहनेंगी। ठीक है? तो बूचड़ खाना यहाँ से मिला है, मादहा से। क्लियर? आगे अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पर जो औजार हैं, यहाँ पर औजार इसलिए कष्ट कुठार टाइप, हस्त कुठार टाइप प्राप्त हुआ। हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, यानी हाथ से चलाए जाने वाले, हस्त कुठार उनका बोलते हैं। ठीक? यहीं पर क्लीवर भी मिला है, क्लीवर, चापर, ये सब यहीं से औजार मिले हैं। आगे समझे। दूसरी चीज, सबसे पहले हाथ से चलाने की कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स कहाँ से प्राप्त हुआ, तो अतिरम पक्कम से। अतिरम पक्कम से, ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। यानी सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पल्लवरम। पल्लवरम आपका है मद्रास में पड़ेगा, पल्लवरम। क्लियर? तो पल्लवरम से सबसे पहले खोज हुई, लेकिन सबसे प्राचीनतम कुल्हाड़ी के साथ अतिरम पक्कम से। क्लियर? पल्लवरम मद्रास से। आगे समझ में? ये बात इतनी समझ में आई? आगे तो ये थी कुछ मोटी मोटी जानकारी। और जो आपका एक स्थल है बुर्ज होम, तो बुर्ज होम आपका कश्मीर में पड़ेगा, और कश्मीर से बुर्ज होम वो स्थल है जहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। प्लस यहीं पर मानव गर्तावास में रहता था। गर्तावास अर्थात गर्त यानी कि गुफा वगैरह में बुर्ज होम में ही रहता था। एक कराल और बुर्ज होम, ये दो स्थान है जम्मू कश्मीर में आकर पड़ेंगे। यहाँ पर आवास जो मनुष्य है वो गुफा यानी गर्तावास में रहता था। ठीक? संगन कल्लू, पिंकली और उतनूर, यहाँ से राग के टीले प्राप्त हुए आपके। ये सारी चीजें आपसे पिट नहीं पूछेगा। तो ये रहा एक मोटा मोटा इतिहास। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता के आद्य ऐतिहासिक काल की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आप नहीं समझेंगे तो अगली क्लासेज आके समझ में नहीं आएगी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको पूरी तरीके से विधिवत समझा सकूं और रिवीजन भी करा सकूं। और मेरी क्लास के कई सारे फायदे हैं कि मैं ज्यादातर हिस्ट्री को भी मैपिंग के थ्रू पढ़ाऊंगा। आज मैंने इस्तेमाल नहीं किया मैपिंग, क्योंकि यहाँ पर मैंने आज पॉइंट पे ज्यादा फोकस किया है। तो कल से जो भी स्थान मिलेंगे आपको, उन स्थानों को हम आज ये मैप के थ्रू आपको समझाते रहेंगे। और मेरी कोशिश यह है कि कम टाइम में ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करता रहूं। इसलिए कुछ थॉट्स आपको शुरू में लिखित मिलेंगे,
जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है कि इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से आपकी कोई भी समस्या, कोई प्रॉब्लम हो, आप स्वयं पूछिए, और आप पूछेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और आप पूछने में हुनर आपको तभी आएगा जब आप पढ़ेंगे। तो प्लीज आप पढ़ाई कीजिए और क्वेश्चन पुटअप कीजिए कमेंट के माध्यम से। ये सहूलियत दी रखी है यूट्यूब ने कि आप घर पे बैठकर आप दुनिया में कहीं पर भी कोई जिस व्यक्ति को आप फॉलो करें उससे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।